दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। इस वीडियो में आज हम लोग जीएस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? ऑप्शन ए है दांडी, बी पोरबंदर, सी अहमदाबाद, डी साबरमती। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी साबरमती। दोस्तों, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था। उन्होंने अपने चुने हुए 78 साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने मुट्ठी भर नमक लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 12 मार्च 1930, ठीक है, ये डेट याद रखेंगे दोस्तों। दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में 12 मार्च को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध बाद आईएनए के मुकदमे से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए भूलाभाई देसाई, बी आसफ अली, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सी राज गोपालाचारी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भूलाभाई देसाई। 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सरतेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, 1945 में ये मुकदमा चला था लाल किले में। किस पे? आईएनए के सिपाहियों पर, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1920, बी नागपुर सत्र का वार्षिक अधिवेशन 1920, सी लाहौर अधिवेशन 1929, डी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें 1929 को पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया था। ठीक है, ये लाहौर अधिवेशन 1930। ठीक है, अगला प्रश्न है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्य सभ्यता, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी उत्तर वैदिक सभ्यता। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मागुप्त, बृहदत्त। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उपगुप्त। अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्राप्त है। मोगली तिस्सपुत्र के प्रभाव से अशोक पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया था। बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए बौद्धों द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा, सिखों द्वारा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जैनियों द्वारा। राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैनियों द्वारा निर्मित किया गया था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने 11वीं सदी और 13वीं शताब्दी के बीच आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जयदेव, कल्हण, कालिदास, राजा राव। दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। कल्हण ने रंजित रांगड़ी लिखी है। ठीक है, रजत रांगड़ी, इन्होंने क्या लिखा है? राजत रांगड़ी। ठीक है, रजत रांगड़ी किताब इन्होंने लिखी है कल्हण ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? ऑप्शन ए बलवन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी।
दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी तरह की कोई पदवी नहीं ली थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा था। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? ऑप्शन ए बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ये घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ये सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन ए मंगल, नेपच्यून, बुध, प्लूटो। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बुध। बुध और शुक्र सौरमंडल के वैसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं, ऐसा इनके सूर्य के निकटता की वजह से, पड़ोस होने के कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोलॉजी, बी मेट्रोलॉजी, सी सिस्मोलॉजी, डी एस्ट्रोनॉमी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ब्रह्मांड की वस्तुओं को अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है, मेट्रोलॉजी वायुमंडलीय दशाओं, ठीक है, वायुमंडलीय दशाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। सिस्मोलॉजी दोस्तों, सिस्मोलॉजी भूकंप के लिए किया जाता है, भूकंप के अध्ययन के लिए। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांडीय वस्तुओं और गतिविधियों का अध्ययन होता है। इसमें ब्रह्मांडीय वस्तुओं का होता है। यहाँ पूछ रहा है वायुमंडलीय दशा का अध्ययन मेट्रोलॉजी में होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी असम। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये द्वीप असम में ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से बना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन बी है असम में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, बी मालाबार तट, सी कोकड़ तट, डी उत्तरी सरकार। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोंकण तट। दोस्तों, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग कोंकण कहलाता है। इसके नीचे कन्नड़ और मालाबार तट स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप में मिलते हैं? ऑप्शन ए साल, पीर, यूकेलिप्टस, टीक। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नीलगिरी में प्राकृतिक घास, भूम, झाड़ियाँ आदि हैं। इसके अलावा यहाँ यूकेलिप्टस जैसे वृक्ष भी पाए जाते हैं। सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें। सहायक नदी, मुख्य नदी। ठीक है दोस्तों, इसको मिलान करना है। चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्रा। उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही है? इसमें दोस्तों ऑप्शन ए सही है, केवल 3, मानस, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, नदी और उसकी सहायक नदियां नर्मदा, शक्कर, दूध और तवा, यमुना, चंबल, केन, बेतवा, ब्रह्मपुत्रा, मानस, लोहित, दिबांग, बिहांग आदि। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, सही युग्म है 3। ठीक है, मानस, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए सहकारी कृषि, आवश्यक आदानों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त अवस्था और विपणन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आवश्यक आदानों की आवश्यकता। बी करेक्ट आंसर है। भारत के कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। जोतों का आकार छोटा होना, कृषि में नियंत्रण, यांत्रिकीकरण और मशीनीकरण का अभाव, वित्त का अनुचित उपयोग प्रयोग, आवश्यक कृषि आदानों की अभाव के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? ऑप्शन ए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बी अफसर की समानता, सी अधिकारों की सुरक्षा, डी ये सभी। इसमें करेक्ट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए निष्पक्ष चुनाव, नागरिक अधिकार की सुरक्षा, विधि का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, अफसर की समानता, ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य हैं। ठीक है, ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की स्थिति को पूर्णतया बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन ए
26 जनवरी 1950, बी 26 दिसंबर 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 30 नवंबर 1950। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू हो गया। ठीक है, ये पूर्ण रूप से जब लागू हुआ, पूर्णतया बनकर तैयार हुआ था, ये 26 नवंबर को लागू हुआ है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन ए मूल संविधान के एक भाग के रूप में, बी चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, सी संसद द्वारा जोड़ा गया, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मूल संविधान के एक भाग के रूप में। मौलिक अधिकार संविधान के प्रारंभ से इसके अंग थे, परंतु प्रारंभ में कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अभी 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ये शर्त लगाई गई कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वाद अयोग्य बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सी कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, डी राज्य द्वारा विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना। इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। देश में लोक कल्याणकारी तथा न्यायशील शासन की स्थापना ही नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए कपिल, बी गौतम, सी चारवाक, डी जैमिनी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कपिल हैं। ठीक है, चारवाक दर्शन के हैं, ये चारवाक दर्शन के हैं। ठीक है, जैमिनी मीमांसा के हैं, मीमांसा। ठीक है, गौतम न्याय। ठीक है, सांख्य कपिल। याद रखेंगे, गौतम किसके हैं? न्याय के, जैमिनी मीमांसा के, कपिल सांख्य के, चारवाक के। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सामूहिक उपभोग का अर्थ है। ऑप्शन ए घरेलू खपत, बी व्यक्तिगत खपत, सी स्वखपत, डी देश के नागरिक द्वारा कोई खपत। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए घरेलू खपत। सामूहिक उपयोग का अर्थ घरेलू खपत है। ठीक है, जिसे व्यक्ति परिवार के साथ मिलकर खर्च करता है उसे घरेलू खपत कहते हैं। सामूहिक उपयोग का यही अर्थ, उपभोग का सही अर्थ यही होता है, घरेलू खपत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? ऑप्शन ए विद्युत, बी औषधि, सी चावल, डी दिया सलाई या डिबिया। दिया सलाई की डिबिया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चावल। चावल वस्तु की मांग लोचदार है। बाजार में मांग की लोच इस बात के अनुसार अधिक या कम होती है कि कीमत में निश्चित कमी होने पर मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि हो, कीमत में निश्चित वृद्धि पर अधिक या कम हो। चावल की मांग लोचदार है, जबकि विद्युत औषधि दिया सलाई की नहीं। ठीक है, इसकी नहीं है, चावल की लोचदार मांग है। अगला प्रश्न है, नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? ऑप्शन ए राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बजटीय नीति, व्यापार नीति। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मौद्रिक नीति। नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया मौद्रिक नीति का उपकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए करेंसी नोट, सिक्के, चेक, बॉन्ड। वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है चेक। चेक वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ठीक है, वैकल्पिक मुद्रा गैर कानूनी निविदा होते हैं, इन्हें स्वीकार किया जाता है। चेक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसमें चेक होगा। याद रखेंगे, वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण चेक होता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है। ऑप्शन ए विदेशी कंपनियों को बुलाने से, लोक उद्यमों में निजी निवेश से,
संयुक्त उद्यमों की स्थापना से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। गोल्डन हैंडशेक स्कीम, इसकी अवधारणा का जन्म 1960 के दशक में ब्रिटेन में हुआ था। भारत में ये स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और विकास नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 5.7% थी, वही वास्तविक विकास दर 3.3 रही। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? ऑप्शन ए बैंक दर, नगद प्रारक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, डी बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी मात्रात्मक साख नियंत्रण तरलता समायोजन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अंतर्गत बैंक दर, नगद प्रतिरक्षा अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तरलता अधिमान क्या होता है? ऑप्शन ए परिसंपत्तियों को नकदी रखने की इच्छा, बी बंद पत्रों के प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, सी बैंक जमा रखने की इच्छा, डी संपत्ति रखने की इच्छा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति रखने की इच्छा। तरलता अधिमान होता है संपत्ति रखने की इच्छा। अगला प्रश्न है, प्रति सेकंड एक खराब गणना करने की क्षमता से संयुक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए ACER, बी IBM, सी CDAC, डी इंटेल। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी CDAC। पुणे की CDAC, इसको कहेंगे CDAC के वैज्ञानिकों ने 1998 में प्रति सेकंड एक खराब गणना करने की क्षमता वाले कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया। ठीक है, परम 10,000 निर्माण किसने? CDAC ने किया। अगला प्रश्न है, DTP का विस्तार करें। DTP का विस्तार क्या होगा इसमें दोस्तों? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए अपनी नीति को चुनना, बी शक्ति पुंजों की तटस्थता, सी विश्व में शांति एकता लाना, डी तृतीय विश्व की शक्ति होना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति पुंजों की तटस्थता। गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत 1961 में हुई। इसकी पहल सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ऑप्शन ए 1945, बी 1947, सी 1950, डी 1954। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1945 में भारत राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों में से भारत था। भारत ने 1945 में राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर, 30 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस दोस्तों 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये युद्ध विहीन शांति को बढ़ावा देता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, बी विश्व व्यापार को बढ़ावा, सी विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों को समाप्त करना, डी व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना विश्व व्यापार का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी अर्जुन पुरस्कार, डी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपए और द्रोणाचार्य की एक कांस्य की मूर्ति दी जाती है। प्रशिक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है,
अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, बी स्वीडिश सेंट्रल बैंक, सी नोबेल कमेटी, डी विश्व बैंक। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वीडिश सेंट्रल बैंक। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की घोषणा स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा 1968 में की गई थी। ठीक है, ये पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, बी साहित्य अकादमी, सी भारतीय नाट्य ट्रस्ट, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, सी डी भारतीय विद्या भवन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट जो है वो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार देता है। सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो भारत में भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा भारतीय दर्शन और संस्कृत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी मणिपुरी, डी ओडिसी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ओडिसी। संयुक्ता पाणिग्रही एक ओडिसी नर्तकी थी जिन्हें 1975 में पद्मश्री तथा 1976 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए चांदनी, बी बुला चौधरी, सी मृदुला राजीव, डी प्रिया संभाग। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बुला चौधरी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली पहली महिला बुला चौधरी थी। उन्होंने वर्ष 1989 और 1999 में 2 बार इंग्लिश चैनल को पार किया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, सी बास्केटबॉल, डी बैडमिंटन, सी क्रिकेट। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए जिम कार्बन, बी वाल्मीकि थापर, सी सैयद माउंट गोमरी, डी अतुल सेठी। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सैयद माउंट गोमरी। स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक सर माउंट गोमरी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, सैयद माउंट गोमरी। अगला प्रश्न है, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन ए संक्रामक, बी उपार्जित, सी अनुवांशिक, डी जन्मजात। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुवांशिक। रंग वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग के भेद नहीं कर पाते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाता है, इसलिए इसे अनुवांशिक कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन 12, विटामिन B2। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन B1। बेरी रोग भोजन में विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नियासिन, बी पैराडॉक्सिन, सी साइनोकोबाल्मिन, डी राइबोफ्लेविन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पायरिडॉक्सिन। विटामिन और विटामिन से संबंधित नाम, इसका विटामिन सी का क्या होगा? पायरोडॉक्सिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी फेरल, डी कॉपरनिकस। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन। गति के नियमों का सबसे पहले सर आइक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, बी टर्नर सिंड्रोम, सी हीमोफीलिया, डी फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने में काफ़ी समय बाद तक भी खून बहता रहता है। ये वंशानुगत रोग पुरुषों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, बी बेंजोइक अम्ल, सी फॉर्मिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल।
दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। फार्मिक अम्ल, ये फार्मिक अम्ल जीवाणुनाशक के रूप में, एसिटिक अम्ल विलयक के रूप में, बेंजोइक अम्ल दवा और खाद के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जिंडर एवं लेडरबर्ग, बी लेडरबर्ग और टेटम, सी वॉटसन एवं क्रीक, डी ल्यूवेनहॉक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जेंडर और लेडरबर्ग। लैंगिक जनन की विधि की खोज जेंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में की थी। इस विधि में एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिल जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अम्लक का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए आदर्शिका, बी आम्र, सी अपाका, डी आंवला। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आंवला। आंवला आम्लक का तद्भव शब्द है और तीनों आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी, आम्र का तद्भव आम, अपाका का तद्भव शब्द आंवा। ठीक है। आदर्शिका का तद्भव आरसी, आम्र का आम, अपाका का आंवा। अगला प्रश्न है, तिनका का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए तृण, बी तिक्त, सी ताम्र, डी त्वरित। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तृण। तिनका का तत्सम तृण है, तिनका तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, तकदीर शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, बी फारसी, सी तद्भव, डी अरबी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तकदीर अरबी शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए प्रागुण, बी दिष्टिस्थ, सी पीढ़ी, डी विग्रह। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पीढ़ी। पीढ़ी तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द पीठिका है। इसके अलावा प्रागुण, दिष्टित और विग्रह तत्सम शब्द हैं, जिनके तद्भव रूप क्रमशः हैं पाहुना, इसका पाहुना, इसके 62 और विग्रह का बीघा तत्सम है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए अव्यय, बी वचन, सी क्रिया, डी लिंग। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अव्यय। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है आ प्लस व्यय, अर्थात जो व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं क्योंकि इसमें किसी तरह का विकार नहीं हो सकता, ये सदैव समान रहते हैं। अगला प्रश्न है, धीरे चलो में अव्यय कौन से प्रकार का है? कौन सा प्रकार है अव्यय का? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी विस्मय यादि बोधक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्रिया बोधक। ठीक है। धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? क्रिया बोधक। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशिष्टता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। धीरे चलो वाक्य में धीरे शब्द चलो क्रिया की विशेषता बताता है, अतः धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए खेल का मैदान लंबा है, बी पंकज अच्छा गायक है, सी सफ़ेद मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, डी इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों में क्रिया का परिमाण, नाप, तौल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए बारी बारी, बी भीतर, सी आज, डी यथासंभव। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आज। आज जो है वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण शब्दों में आज शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। जिन्हें शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। ये कालवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि इसमें समय प्रकट हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वह तेज दौड़ता है, बी तुम यहीं ठहरो, सी सारे कलाकार ऊपर हैं, डी धूप में चला नहीं जाता। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धूप में चला नहीं जाता।
धूप में चला नहीं जाता वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? ऑप्शन ए, लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। बी, उसे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा। सी, मोहन से खाया नहीं जाता। डी, बालक तेज दौड़ता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोहन से खाया नहीं जाता। इसमें मोहन से खाया नहीं जाता वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्रिया विशेषण का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? मोहन से खाया नहीं जाता, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, वह गलती होने से डरती है वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। ऑप्शन ए, बहुत, तेज, अचानक, धीरे धीरे। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बहुत। प्रस्तुत वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग होगा। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अति बोधक का भेद है, ठीक है। वह गलती होने से बहुत डरती है, यहाँ बहुत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देव्य प्रण का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए, देव प्लस अर्पण। बी, देवी प्लस अर्पण। डी, देव प्लस अर्पण। देव प्लस अर्पण। डी, देव्य प्लस पण। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देवी प्लस अर्पण। देव्य प्रण शब्द का संधि विच्छेद देवी प्लस अर्पण है। यह स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, उपकार। बी, लाभदायक। सी, अपनापन। डी, समझदार। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उपकार। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए, आ। बी, अन। सी, अनि। डी, अन। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अन। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग अन है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को वश में रखने वाला वाक्य कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, इंद्रजीत। इष्ट। इंद्रियाजीत। इसिप्त। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रियाजीत। इंद्रियों को वश में रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द इंद्रियाजीत है। इसके अलावा वाक्यांश में इंद्रजीत अर्थात इंद्र को जीतने वाला, ठीक है, ये इंद्र को जीतने वाला। इष्ट, जिसकी आकांक्षा हो। इसिप्त, जिस वस्तु को चाहा गया हो। इसिप्त, जिस वस्तु को चाहा गया हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है। ऑप्शन ए, अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य, अनुभाव्य। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, मन को आनंदित करने वाला, जिसको प्राप्त न किया जा सके, जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए, फारसी। बी, अरबी। सी, तुर्की। डी, पुर्तगाली। इसमें करेक्ट आंसर बी होगा, अरबी भाषा का शब्द वकील होगा, ठीक है। वकील अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? ऑप्शन ए, संयोग। विदेश। अत्यधिक। सुरेश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेश। सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है। संयोग सन उपसर्ग है। विदेश में बी और अत्यधिक में अति उपसर्ग है, ठीक है। इसमें अति, विदेश में बी, संयोग में सन उपसर्ग है। सुरेश क्या है? उपसर्ग रहित शब्द है। डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, हिमा। बी, माँ। सी, आ। डी, इमा। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इमा। महिमा शब्द में इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ। महिमा शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय है महा, मूल शब्द प्लस इमा प्रत्यय है, ठीक है। डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए, विपत्ति आना। बी, खरी खोटी सुनाना। सी, कर्तव्य पूरा करना। डी, आलोचना करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खरी खोटी सुनाना। आड़े हाथ लेना मुहावरे का अर्थ खरी खोटी सुनाना। अगला प्रश्न है, सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या होगा? अर्थ है ऑप्शन ए,
रोशनी में अंधकार होना, बी किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, सी प्रभाव स्थापित करना, सी सम्मान बढ़ाना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ है किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पंचानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी कर्मधारय। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द्विगु समास। पंचानन शब्द में द्विगु समास है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु समास होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला, क्या कहेंगे? युद्ध की इच्छा रखने वाले वाक्यांश में कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट है, युयुत्सु। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। ऑप्शन ए विशंबर, दिक्पाल, बी दिक्पाल, सी पैगंबर, डी दिगंबर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दिगंबर। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसके लिए दिगंबर उचित शब्द है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करें। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। ऑप्शन ए अशुकवि, बी कुशाग्र, सी अशुलिपि, डी विद्वान। इसमें करेक्ट आंसर होगा जो तत्क्षण कविता कर सके कवि उसको क्या कहेंगे? अशुकवि। ठीक है। अगला प्रश्न है, तृष्णा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए मरकंद, बी सहचर, सी रसिका, डी लिप्सा। इसमें करेक्ट आंसर डी होगा। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द लिप्सा है। इसके अलावा लालसा, अभिलाषा, लालच आदि तृष्णा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्च श्रृंखल का विलोमार्थक शब्द है। ऑप्शन ए सामान्य, बी परवर्ती, सी रूढ़िवादी, डी विनम्र। इसमें करेक्ट आंसर विनम्र होगा। ऑप्शन डी उच्च श्रृंखल का विलोम शब्द विनम्र है। अन्य शब्द सामान्य का विलोम विशेष, इसका क्या होगा? विशेष होगा। पूर्ववर्ती का विलोम रूढ़िवादी का पूर्ववर्ती का परवर्ती होगा, इसका होगा पूर्ववर्ती, परवर्ती का पूर्ववर्ती। ठीक है। और रूढ़िवादी विलोम होगा रूढ़ि मुक्त, इसका रूढ़ि मुक्त होगा। ठीक है। उच्च श्रृंखल का क्या हो जाएगा? डी विनम्र। अगला प्रश्न है, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कथित, बी किंवदंती, डी औपचारिक, सी उल्लेखनीय। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है किंवदंती। वो कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसके लिए एक शब्द है किंवदंती। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए निश, बी निस, सी निस, डी निस। इसमें करेक्ट आंसर निस है। ऑप्शन सी निष्कपट शब्द में उपसर्ग निस है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय शब्द निर्मित है। ऑप्शन ए प्रत प्लस ए, बी प्रत प्लस या, सी प्रति प्लस ए, डी प्रति प्लस या। इसमें करेक्ट आंसर सी है, प्रति प्लस ए शब्द निर्मित है प्रत्यय शब्द से। अगला प्रश्न है, प्रत्यय शब्द निर्मित है, इसका करेक्ट आंसर सी है, प्रति प्लस ए। प्रति प्लस ए प्रत्यय शब्द प्रति प्लस ए शब्द द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सत प्लस चित प्लस आनंद, बी सचिद प्लस आनंद, सी सच्ची प्लस दानंद, डी सत प्लस चिद प्लस आनंद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सत प्लस चित प्लस आनंद सच्चिदानंद शाब्दिक शब्द का संधि विच्छेद होगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये मूंग और मसूर की दाल का अर्थ है। ऑप्शन ए मसूर की दाल का महंगा होना, बी मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करते, सी अपने को बड़े व्यक्ति में गिनना, डी अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद करना। ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद करना मूंग और मसूर की दाल कहावत का अर्थ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चित पर चढ़ना का अर्थ है। ऑप्शन ए
खुशियाँ मनाना, अत्यंत प्रिय होना, शोभा बढ़ाना, सदा स्मरण रहना। इसमें करेक्ट आंसर डी है, सदा स्मरण रहना चित्त पर चढ़ने का अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकोक्ति को का अर्थ बताइए। अशरफियाँ लुटें, कोयलों पर मोहर। इसमें करेक्ट आंसर सी होगा, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। अशरफियाँ लुटें, कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। अगला प्रश्न है, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए शादी में गीत गाना, बी जश्न मनाना, सी असंगत बातें करना, डी निचले स्तर की बातें करना। इसमें करेक्ट आंसर सी है, असंगत बातें करना। हंसुओं के ब्याज में खुरपे का गीत कहावत अर्थ हो जाएगा असंगत बातें करना। अगला प्रश्न है, अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए अति प्लस युत्तम, बी अति प्लस उत्तम, सी अति प्लस उत्तम, डी अत्यु प्लस उत्तम। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अति प्लस उत्तम। अति उत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प है अति प्लस उत्तम, बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गर्भ शून्य शब्द में समास है। ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी आपादान तत्पुरुष। इसमें करेक्ट आंसर बी है करण तत्पुरुष। गर्भ शून्य शब्द में करण तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष समास वहाँ होता है जहाँ करण कारण चिन्ह का लोप हो जाता है। गर्भ शून्य अर्थात गर्भ से शून्य, यहाँ से कारक चिन्ह का लोप हो जाने की वजह से करण तत्पुरुष समास है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। ऑप्शन ए धर्मानुसार, बी धर्मनिरपेक्ष, सी धर्मसम्मत, डी धर्म सापेक्ष। इसमें करेक्ट आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन ए भानु, बी ब्रज, सी ऐतिहासिक, डी आकांक्षा। इसमें करेक्ट आंसर आकांक्षा है, डी दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आकांक्षा है। अन्य शब्दों का शुद्ध रूप क्रमशः भानु, भानु का भानु, ठीक है, ब्रज का ब्रज और ऐतिहासिक में ऐतिहासिक, ठीक है, ऐसे होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए निशा, रजनी, विभावरी, दिवस। इसमें यामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। दिवस यामिनी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निशा, रजनी, विभावरी यामिनी के पर्यायवाची हैं, ठीक है, ये तीनों यामिनी, रजनी, निशा, विभावरी ये सब यामिनी के पर्यायवाची हैं। दिवस यामिनी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, आधी रात का समय क्या कहलाता है। ऑप्शन ए शर्वरी, बी विभावरी, सी निशा, डी निशीत। इसमें करेक्ट आंसर होगा निशीत। आधी रात का समय निशीत कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, ठीक है, इसमें इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। कर्षण, कर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए कनिष्ठ, बी सिक्त, सी अपकर्षण, बी विकर्षण। इसमें करेक्ट आंसर विकर्षण होगा, डी। कर्षण का विलोम विकर्षण है। अन्य शब्द कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ होगा, इसका वरिष्ठ होगा। अपकर्षण का विलोम आकर्षण, ठीक है, सिक्त का रिक्त होगा। अगला प्रश्न है, सुषुप्त, सुषुप्त का विलोम क्या होगा। इसका विलोम होगा जागृत, ठीक है, सुषुप्त का विलोम जागृत होगा। श्रेष्ठ का विलोम, श्रेष्ठ का विलोम होगा अधम, ठीक है, अधम। कृतघ्न का विलोम कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ। और मृत का विलोम क्या होगा, जीवित, मृत का जीवित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सुषुप्त का क्या हो जाएगा, सुषुप्त का विलोम जागृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है विहित, विहित का विलोम क्या होगा। विहित का विलोम होगा निषेध, ठीक है, निषेध किसका है, विहित का विलोम है। सुगम का विलोम दुर्गम होगा, इसका क्या होगा, दुर्गम, ठीक है। आसित का विलोम सित होगा, सित हो जाएगा। स्थूल का विलोम सूक्ष्म हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो विहित का विलोम निषेध होगा।
अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दीर्घायु, बी दीर्घायु, सी दीर्घायु, डी दीर्घायु। इसमें करेक्ट आंसर ए होगा, दीर्घायु। ठीक है, ये शुद्ध शब्द है, बाकी ये तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है नौका शब्द का पर्याय बताइए। ऑप्शन ए तिया, बी तिरंगणी, सी तरी, डी तरणरिजा। इसमें करेक्ट आंसर सी है, तरी। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द तरी है। इसके अलावा नौका के पर्यायवाची शब्द हैं तरणी, डोंगी, नाव, जलयान, नया, ये सब नौका के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऑप्शन ए त्रिकालज्ञ, बी त्रिकालदर्शी, सी त्रिकुटी, डी त्राता। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, त्रिकालज्ञ। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाता है। इसके अलावा तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी, ये देखने वाला होगा तीनों कालों को, त्रिकालदर्शी कहेंगे उसको। दोनों भक्तुओं के मध्य स्थान को त्रिकुटी कहते हैं, इसको त्रिकुटी कहा जाता है। भरकुटियों के मध्य स्थान को। रक्षा करने वाले को त्राता कहते हैं, रक्षा करने वाले को त्राता कहा जाता है। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ होता है। अगला प्रश्न है संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन ए संस्कृत, बी सांस्कृतिक, सी सांस्कृति, डी सांस्कृतिक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सांस्कृतिक। संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, सप्त प्लस ऋषि इससे बनी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ, बी यण, सी व्यंजन, डी गुण। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गुण। सप्त प्लस ऋषि गुण संधि का उदाहरण है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।